डियर स्टूडेंट्स, आज नॉन कॉर्डेट जूलॉजी के फाइलम पोरीफेरा में मैं आपके सामने सबसे छोटा टॉपिक दैट इज रिप्रोडक्शन इन पोरीफेरा डिस्कस करने जा रहा हूँ। Sponges reproduce asexually and sexually both, and also possess high power of regeneration, due to which it is almost impossible to kill a sponge. Their sexual reproduction is similar to higher animals, even though their body organization is primitive. मतलब इसके अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अलग अलग कई तरह के प्रकार हैं और खासकर इसमें रीजनरेशन की क्षमता इतनी अधिक है, अपने लॉस्ट पार्ट को फिर से बनाने की क्षमता इतनी अधिक है कि इसे मारना लगभग मुश्किल है। आप इसे तोड़ दें, पीस के मचोड़ दें, फिर भी ये रीजनरेट कर लेता है। इसके अलावा ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी करता है, हायर एनिमल्स की तरह ही ओवम और स्पर्म भी बनाता है, लेकिन बॉडी की बनावट अभी प्रारंभिक स्टेज में है। पहले हम लोग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखें। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब होता है कि इसमें किसी भी प्रकार का मेल या फीमेल गैमेट का निर्माण नहीं होगा, अर्थात एक अकेले प्राणी अपने ही किसी पार्ट से, अपने ही किसी अंग या सेल से एक पूरे प्राणी का निर्माण कर ले तो इसे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहेंगे। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए इसमें सामान्यतः बडिंग या फ्रेश वाटर स्पॉन्ज में गिम्यूल फॉर्मेशन होता है, लेकिन सभी स्पीशीज में रीजनरेशन पाया जाता है। सबसे पहले हम लोग रीजनरेशन की चर्चा करते हैं। अगर हम स्पॉन्ज का, लाइव स्पॉन्ज का एक टुकड़ा पत्थर पर, चट्टान पर से नोच लेते हैं और उसे एक रुमाल में, एक सिल्कन रुमाल में रख के खूब अच्छी तरह मसल के पीस देते हैं। फिर उसके बाद उस रुमाल को एक बीकर में धो लेते हैं, तो हमारे पीसने रगड़ने से इसके सारे सेल्स बिखर जाते हैं। इसलिए बीकर में बिखरे हुए सेल्स का घोल जमा हो जाएगा। अब इसको हम 3-4 बीकर्स में थोड़ा थोड़ा बांट देते हैं। बांटकर वही का नेचुरल सी वाटर डाल के छोड़ देते हैं। तो हम क्या देखेंगे, एक सप्ताह के अंदर प्रत्येक बीकर में उसी जाति की छोटे छोटे स्पॉन्ज का निर्माण हो गया है। यानी ये बिखरे हुए सेल्स अपने आप को रीऑर्गेनाइज करके फिर से नया स्पॉन्ज बना सकते हैं। द सेपरेटेड अमीबोसाइट्स एंड आर्कियोसाइट्स reorganize themselves in a few days, will develop canals, flagellated chambers and skeleton and grow up into a new sponge. तो यह रीजनरेशन किन सेल्स के कारण होता है? तो जो अनडिफ्रेंशिएटेड आर्कियोसाइट और अमीबोसाइट्स हैं, उनके डिवीजन से अन्य सभी प्रकार के सेल्स का निर्माण होता है और वे रीऑर्गेनाइज हो जाते हैं। यानी इपिडर्म, एंडोडर्म सब का निर्माण हो जाता है। सिलिएटेड या फ्लैजिलेटेड सेल्स जो है, कॉलर सेल्स और पिनेकोसाइट, ये सब भी बन जाते हैं। तो ये सभी सेल अपनी अपनी जगह पर जाकर फिर से अरेंज हो जाते हैं
और इससे नए डाउटर स्पॉन्जेज का निर्माण होता है। All sponges possess like remarkable ability to regenerate that helps them to repair the damage caused in harsh environment and by enemies। चाहे किसी वातावरण के कारण ये टूट फूट कर बिखर जाए, या इसके दुश्मन इसे काट लें, कहीं से नोच कर खा जाए, तोड़ कर खा जाए, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो बचे हुए सेल हैं वे खुद को रीऑर्गेनाइज कर देंगे। अब यहाँ पर इस डायग्राम में हमने दिखलाया है कि सेल्स को जगह जगह से, इस स्पंज को जगह जगह से तोड़ फोड़ काटा गया है, कतर दिया गया है और हर टुकड़े को इधर उधर छोड़ दिया गया है। तो धीरे धीरे ये टुकड़े फिर से अरेंज करते हैं अपने आप को और छोटे छोटे समूह में बंटकर ये नए स्पंज का निर्माण करते हैं। दूसरा तरीका है ब्रांचिंग और बडिंग। स्पॉन्ज अधिकांश ट्यूबुलर होते हैं, तो उनके बेसल पार्ट से जगह जगह पर बडिंग होने लगता है। न्यूमरस आर्कियोसाइट्स गैदर नियर द सरफेस रिजल्टिंग इन ए स्मॉल आउटग्रोथ ऑन पिनेकोडर्म। द बड्स thus formed grow outward to produce a small individual which either remain attached with the parent or get detached। तो फुट रीजन में लोअर पार्ट में आर्कियोसाइट्स जमा होकर पहले एक गोल गोल बड बनाते हैं, फिर इनका आउट पुशिंग होने लगता है, जिससे बाहर की ओर पुनेकोडर्म और अंदर की ओर कोएनोडर्म लेयर्स का निर्माण होता है। अब धीरे धीरे वह अपनी ही जाति के छोटे से स्पॉन्ज में बदलकर या तो उस पर जुटे रहेंगे ब्रांच की तरह, या किसी कारण से अगर ये टूट कर अलग हो जाता है तो एक नया स्पॉन्ज तैयार हो जाता है। The buds detach to a nearby rock, grow on a stolon of the sponge, propagate by branching, rebranching, and many small vertical buds and are independent colony। जब ये टूटकर कहीं चला जाता है, अगल बगल पत्थर पर चिपट जाता है, तो वह दाएं बाएं पसरते हुए स्टोलोन का निर्माण करता है और इस तरह से प्रोपेगेट करता है, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन करता है। फिर इसके कई सारे ब्रांचेज और रीब्रांचेज होते हैं और इनमें जितने वर्टिकल बर्ड्स बनते जाएंगे उतने सारे नए नए स्पॉन्ज एक कॉलोनी की तरह दिखाई पड़ता चला जाएगा। इसमें फ्यूजन और फ्रेगमेंटेशन भी होता है। आप तो तोड़ के अलग कर ही सकते हैं, आप किसी फ्रेगमेंट को तोड़ के फेंक सकते हैं, उससे रीजनरेशन होगा ही होगा। In some sponges, multiplication takes place by developing a line of fission and throwing off part of the body, which later can develop into a new sponge। तो मेरे आपके तोड़ने के द्वारा जब यह अपने आप को बना सकता है, तो क्या यह किसी अन्य कारण से अगर ब्रेक करता है तो भी ये डिजनरेट कर लेगा। लेकिन कुछ स्पॉन्ज में देखा गया कि नेचुरल तरीके से यह डिवाइड कर करके एक लाइन पर कट कट के अलग होते चला जाता है और हर टुकड़े से एक नया स्पॉन्ज बनता है। स्पॉन्जेज कैन ब्रेक इनटू सेवरल पीसेज along line of weakness and breaking into fragments that are capable to tide over unfavorable environment and grow into complete sponges in following favorable season। अनफेवरेबल कंडीशन में भी अपने कमजोर पॉइंट्स पर यह टूट टूट कर इधर उधर बिखर जाता है और इधर उधर बिखर कर वह तब तक ग्रो नहीं करता है जब तक कि फेवरेबल कंडीशन नहीं आ जाए। तो देखिए डायग्राम में दिखाया गया कि किस तरह यह किसी हिस्से से जहां तहां से टूट टूट अलग हो रहा है जो कमजोर पॉइंट है, और फिर टूट करके कहीं सेटल हो जाता है और अगर फेवरेबल कंडीशन मिलता है तो ये रीजनरेट कर जाता है। अब रिप्रोड्यूसिंग बडीज भी कभी कभी बनते हैं। मेनी फ्रेश वाटर स्पॉन्जेज एंड मैरीन स्पॉन्जेज डिसइंटीग्रेट इन एडवर्स एनवायरमेंटल कंडीशंस, particularly in winter, leaving a small rounded balls called reduction bodies। अब ये
मेरीन हो या फ्रेश वाटर हो, एडवर्स कंडीशन में खासकर जाड़े में छोटे छोटे बॉल लाइक स्ट्रक्चर का निर्माण करता है, जिसको रिडक्शन बॉडी कहते हैं। Each body consists of an internal mass of amoebocytes covered externally by pinacoderm and spicules। तो अंदर में बहुत सारे अमीबोसाइट्स जमा हो जाते हैं, उनको घेर कर पिनेकोडर्म एक कवर बना लेता है और फिर उस कवर के साथ बहुत सारे मोनोएक्सॉन स्पाइक्यूल्स जुड़ जाते हैं। इस तरह एक तरह का ये स्पोर बन जाता है और जब फेवरेबल कंडीशन आता है तो फिर इस जर्मिनेशन से नया जनरेशन बनता है। फ्रेश वाटर स्पॉन्जेस खासकर स्पॉन्जिला में और इसके अलावा फिकुलिना, सुबेरिटाइस और टिथाइस, इन सभी में भी क्या होता है कि अंदर में अमीबोसाइट्स या आर्कियोसाइट्स के समूह से गिम्यूल बनता है और यह गिम्यूल भी चारों ओर से एम्फीडिस और मोनोएक्सॉन स्पाइक्यूल से ढक जाते हैं। परिणाम क्या होता है कि ये क्रिस्टल की तरह एक कण के रूप में बॉडी में कई सारा बनता है। अब जब अनफेवरेबल कंडीशन में पूरा स्पॉन्ज मर जाता है तो यह गिम्यूल सर्वाइव कर जाते हैं। ये कीचड़ कादों में पड़े रहते हैं और जब इनको फेवरेबल कंडीशन मिलता है तो फिर यह जर्मिनेट करके नया स्पॉन्ज बना लेते हैं। फॉर गिम्यूल फॉर्मेशन आर्कियोसाइट्स laden with food material in the form of glycoprotein or lipoprotein get aggregated into a mass. Amoebocytes surround the central mass of archaeocytes and secrete a thick, hard, chitinous inner layer and an outer membranous layer. यहाँ क्या बताया गया कि सबसे अंदर में आर्कियोसाइट का समूह होता है, उसके चारों ओर अमीबोसाइट्स होते हैं और ये अमीबोसाइट सीक्रेट करते हैं अंदर के तरफ एक हार्ड काइटिनस लेयर और बाहर के तरफ एक मेम्ब्रेनस लेयर। A fully formed gimmule is a small hard ball having a mass of food-laden archaeocytes enclosed in a double-layer tough envelope with amphidis spicule। ऊपर से मैंने कहा कि स्पाइक्यूल्स होते हैं, तो कौन सा स्पाइक्यूल? तो एम्फीडिस। एम्फीडिस में दोनों तरफ थोड़ा राउंड होता है। There is a small opening, the micropyle, through which the cell come out during development in a favorable condition। इनमें एक निश्चित माउथ या माइक्रोपाइल होता है जिससे एम्ब्रायो फेवरेबल कंडीशन में बाहर इमर्ज करेगा और नया स्पॉन्ज बनाएगा। आप ये देखिए डायग्राम है, इस डायग्राम में ऊपर की ओर से माइक्रोपाइल दिखलाया गया है, आउटर मेम्ब्रेन है, बीच में काइटिनस लेयर है और तब सेंटर में है आर्कियोसाइट और उसके चारों ओर से बहुत सारे अमीबोसाइट्स हैं। इसी का वर्टिकल सेक्शन है माइक्रोपाइल, आउटर लेयर, इनर लेयर, बीच में एम्फीडिस दिखलाया गया है और आर्कियोसाइट्स हैं। इन ऑटम फ्रेश वाटर स्पॉन्जेस डाई and disintegrate, leaving behind a large number of gimmules, which remain viable throughout the winter. Same thing happens during summer when water available is low। तो आमतौर से जाड़ा में जब तालाब सूखने लगता है और कभी कभी गर्मी में जब तालाब सूखता है तो उस समय ढेर सारे गिम्यूल प्रत्येक स्पॉन्ज में बन जाते हैं। तो स्पॉन्ज का मदर बॉडी मरकर समाप्त हो जाता है, लेकिन यह गिम्यूल पड़े रहते हैं और फिर वर्षा होने पर जब फेवरेबल कंडीशन आएगा तो ये जर्म सेल्स जो इसके अंदर आर्कियोसाइट्स और अमीबोसाइट्स हैं ये डिवाइड करके नए स्पॉन्ज के सेल्स बनाने लगेंगे और यह माइक्रोपाइल होकर के धीरे 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 रेंगते हुए बाहर चले आते हैं, यानी इनका हैचिंग होता है। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी अपने आप में अजीब है। साइकोन इज ए बायसेक्सुअल और मोनोएसियस, बट क्रॉस फर्टिलाइजेशन इज कॉमन बिकॉज ऑफ प्रोटोगाइनी। प्रोटोगाइनी का मतलब हुआ जिसमें ओवरी पहले मैच्योर हो जाए, ओवा का निर्माण पहले हो और स्पर्म का निर्माण बाद में हो, तो इस कंडीशन को कहते हैं प्रोटोगाइनी। तो जब ओवम पहले मैच्योर होगा तो अपने से ज़्यादा ऑर्डर किसी और स्पंज के
स्पर्म से वह फर्टिलाइज करेगा। इसके अंदर ओवरी और टेस्टिस नहीं बनता है, लेकिन मीजेनकाइम के अंदर अनडिफरेंशिएटेड अमीबोसाइट्स होते हैं जिसको आर्कियोसाइट कहते हैं, और यही जो है डिफरेंशिएट करके स्पर्म मदर सेल और ओवम मदर सेल का निर्माण करते हैं। तो ओवम मदर सेल से एक ओवम का निर्माण और स्पर्म मदर सेल से 4 स्पर्म का निर्माण हो सकता है। अब स्पर्मेटोजिनेसिस एज प्रिंसिपल जैसे मायोसिस से होता है, तो एक जर्म सेल से 4 सेल, स्पर्म मदर सेल और स्पर्मेटोगोनियल सेल स्टार्ट टू get surrounded by one or more flattened cover cells to form spermatocyte। तो पहले स्पर्मेटोगोनियल सेल से स्पर्मेटोसाइट बना। कवर सेल एंड स्पर्मेटोगोनियम आर प्रोड्यूस्ड बाय द सेम और डिफरेंट अमीबोसाइट्स। अब क्या होगा, स्पर्मेटोगोनियम अंडरगोज 2 or 3 डिवीजन टू फॉर्म स्पर्मेटोसाइट व्हिच गिव्स राइज टू स्पर्मेटोजोआ। तो 2-3 बार डिवीजन करने के बाद ये स्पर्मेटोसिस्ट से स्पर्मेटोजोआ का निर्माण होगा। ए मैच्योर स्पर्म कंसिस्ट ऑफ राउंडेड न्यूक्लिएटेड हेड एंड ए वाइब्रेटिंग टेल। द लैशिंग मूवमेंट ऑफ द टेल मेक्स द स्पर्म टू मूव इन वाटर टू रीच अदर स्पर्म। तो इसमें भी हायर एनिमल्स की तरह एक हेड, उस पर एक्रोसोम, एक लंबा सा वाइब्रेटिंग टेल या फ्लैजिलम होता है, और जो किसी भी हिस्से से इसके बॉडी वाल को पार कर पानी में चला आता है। फिर यह दूसरे स्पंज के बॉडी में पोर्स के थ्रू, डर्मल ओस्टिया के थ्रू अंदर चला जाएगा। oogenesis के समय क्या होता है, ए लार्ज आर्कियोसाइट विथ डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस एक्ट लाइक एन ए मदर सेल और oocyte। Sometimes a choanocyte with stored food can also be transformed into oocyte by losing its flagellum. Oocyte then grows by engulfing other amoebocyte or special nerve cell। यानी oocyte काफ़ी बड़ा आकार में बदल जाता है, या तो सीधे फूड जमा करे या कुछ और अमीबोसाइट को निगल कर उसके न्यूट्रिशन को अपने अंदर जमा कर ले। After growth, it undergoes 2 maturation divisions to form the ovum, which lies in the wall of the radial canal। रेडियल कैनाल की दीवार में ओवम का निर्माण होता है। Now it is ready to be fertilized by sperm from another sponge। अब फर्टिलाइजेशन अपने आप में बड़ा अजीब है। डर्मल ओस्टिया होकर जो दूसरे स्पॉन्ज का स्पर्म इसके अंदर आता है, उसको जैसे फूड पार्टिकल्स को कैनोसाइट्स अपने फ्लैजिलल मूवमेंट के द्वारा छानकर कॉलर में जमा करता है और निकल जाता है। निकलने के बाद फूड को तो वो डाइजेस्ट कर जाता है, लेकिन अगर उसके पास स्पर्म चला आए तो स्पर्म हेड को वह, न्यूक्लियस को वह डाइजेस्ट नहीं करता है। अब वह धीरे धीरे अपना कॉलर और फ्लैजिलम लूज कर जाता है और अंदर मीजेनकाइम में चला जाता है, और घूमते 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 ओवम को खोजता है। जब वह ओवम के पास पहुंचता है तो उसमें जाके चिपक जाता है। अब यह मेल का जो स्पर्म हेड है वह कॉलर सेल से निकल कर धीरे धीरे ओवम में चला जाता है। यानी फर्टिलाइजेशन जो है कॉलर सेल की मदद से होता है। In sponges, sperms are released out from one individual and enter others to fertilize the ovum in situ। In all sponges, fertilization is a very remarkable process। First of all, sperms enter the choanocyte that is adjusted to the ripe ovum। After getting into choanocyte, sperm loses its tail and swollen head and becomes surrounded by a capsule। स्पर्म हेड के चारों ओर एक कैप्सूल बन गया। द choanocyte also loses its collar and flagellum and becomes amoeboid, and it is now called carrier cell or nurse cell because it carries sperm to the ovum। तो स्पर्म का फ्लैजिलम चला गया, उसका स्वोलन हेड खत्म हो गया, सिर्फ न्यूक्लियस बच गया। choanocyte का भी कॉलर और फ्लैजिलम चला गया। अब वो अमीबोसाइट में, अमीबॉइड सेल में बदल जाता है, और यह
स्पर्म हेड को ढोते हुए ओवम के पास जाता है, इसलिए इसको कैरियर सेल या नर्स सेल कहा गया। On the other hand, a conical depression is formed at the outer surface of the ovum by invagination. It receives the carrier cell and capsulated sperm, which now penetrate into ovum. Fusion of sperm's head and ovum results in formation of a zygote. क्या हुआ? ओवम की सतह पर एक डिप्रेशन बन जाता है। उसी डिप्रेस्ड एरिया में जाकर के यह अमीबॉइड कॉलर सेल चिपक जाता है और चिपक करके स्पर्म हेड को ट्रांसफर करा देता है और इस तरह से मीजेनकाइम के अंदर उसका डेवलपमेंट होता है। अब जायगोट्स का डेवलपमेंट कैसे होगा आगे? तो क्लीवेज होलोब्लास्टिक है और उससे अलग अलग तरह का ब्लास्टुला और गैस्टुला अलग अलग क्लासेज में बनता है। यहाँ देखिए एक लाइफ साइकिल दिखलाया गया कि ऊपर डायग्राम में देखिए कि फर्टिलाइज्ड हुआ है, उससे एम्ब्रायो बन रहा है, एम्ब्रायो से प्लैंक्टोनिक एम्फीब्लास्टुला लार्वा बन रहा है। इसके अंदर जो ब्लास्टुला लार्वा बनता है उसमें एक तरफ फ्लैजिलेटेड सेल्स होते हैं, सिलिएटेड होता है या फ्लैजिलेटेड होता है, और दूसरे तरफ बिना फ्लैजिला का होता है। तो दो तरह के सेल सरफेस को घेरते हैं, इसीलिए एम्फीब्लास्टुला लार्वा कहते हैं। अब इनवेजिनेशन के द्वारा जो फ्लैजिलेटेड सेल वो अंदर चले जाते हैं और कोएनोसाइट बनाते हैं, और जो बिना फ्लैजिला वाले सेल हैं वो आउटर सरफेस का निर्माण करते हैं। अब जो साइकोनॉइड स्पॉन्ज है उसमें क्या होता है? स्टोमोब्लास्टुला नाम का लार्वा बनता है। इसमें एक माउथ जैसा है और यह नट सेल्स को खा सकता है विद इन मीजोग्लिया, और 1-2 दिन तक, कई दिनों तक यह अंदर में ही ग्रो करता है। अब स्टोमोब्लास्टुला चेंजेज इनटू एम्फीब्लास्टुला। मैंने जैसा कहा कि ऊपर के ओर एक लेयर का जो सेल है उसमें आउटर लेयर में एक तरफ हो जाएगा फ्लैजिलेटेड सेल और दूसरे तरफ का सेल फ्लैजिलेटेड नहीं होगा, तो उससे बन गया एम्फीब्लास्टुला लार्वा। अब यह पानी में सामान्य लार्वा की तरह तैरता है, लेकिन उसको कोई माउथ नहीं है, कुछ खाता नहीं है। यह वास्तव में ब्लास्टुला ही है, लेकिन वह तैर रहा है, इसलिए एम्फीब्लास्टुला नाम रखा गया। Gastrula is by invagination of micromeres, bringing the flagellated cells again inside the body, lining a cavity which later becomes a spongiocele. तो फ्लैजिलेटेड सेल इनवेजिनेशन के द्वारा अंदर चले जाएंगे, कॉलर सेल बनाएंगे और इस तरह स्पॉन्जोसिल का निर्माण होगा। जो इसका आर्केंटेरॉन होता वह स्पॉन्जोसिल हो जाता, और जो इपीडर्म है वह पिनेकोसाइट में कन्वर्ट कर जाएगा, उसी से बनेगा। Gastrula swims about and settles on a rock with blastopore against the rock and grows to form olynthus stage that looks like a little sponge. तो जब यह तैरते हुए गैस्ट्रुला स्टेज किसी पत्थर चट्टान पर सेटल करता है तो ब्लास्टोपोर पत्थर के संपर्क में चला जाता है, नीचे चला जाता है और बाकी हिस्सा ऊपर रहता है, और धीरे धीरे यह बड़ा होकर एक ओलिंथस स्टेज में पहुंचता है जो एक लार्वा है। अब एस्कोनॉइड और ल्यूकोनॉइड स्पॉन्ज में क्या होता है? तो इन एस्कोनॉइड एंड ल्यूकोनॉइड स्पॉन्ज द ब्लास्टुला इज कॉल्ड सीलोब्लास्टुला एज इट डज नॉट possess a mouth but has a blastocele and flagella on the surface of the body, यानी ये भी एम्फीब्लास्टुला जैसा है। This larva escapes from the sponge body and swim about freely in water. Gastrulation takes place by delamination. यहाँ पर इनवेजिनेशन के बदले delamination हुआ of the archaeocytes, which are located in the end of blastocele. The archaeocytes gradually fill the blastocele completely and the gastrula becomes solid. तो ऊपर जो पहले एक लेयर था डिवाइड करते करते 2 लेयर में बदल जाता है, तो 2 लेयर जो बना वह बाहरी लेयर से अलग हो जाता है, जिसको कहते हैं डीलेमिनेशन, अपने स्तर से अलग हो जाएगा।
अब क्या होता है कि इसके अंदर जो आर्कियोसाइट्स होते हैं वो डिवाइड करते करते पूरे ब्लास्टोसिल को भर लेते हैं। इस तरह से एक सॉलिड गैस्ट्रुला बनता है। दिस सॉलिड गैस्ट्रुला इज नोन एज स्टीरियोगैस्ट्रुला। इसी से फिर बनेगा पैरेनकाइमेला और पैरेनकाइमेला लार्वा। यह लार्वा जो होगा फ्री स्विमिंग होगा, इसमें बाहर की तरफ फ्लैजिला पाए जाएंगे और ये भी सेटल करने के बाद ओलिन्थस स्टेज में कन्वर्ट करता है। द इनर आर्कियोसाइट्स माइग्रेट टू फॉर्म पिनेकोसाइट्स ऑन द सरफेस एंड द आउटर फ्लैजिलेटेड सेल्स माइग्रेट टूवर्ड्स इनसाइड टू फॉर्म क्वेनोसाइट। तो ये जो प्लेनुला लार्वा था उसमें बाहर से क्या था, फ्लैजिलेटेड सेल, लेकिन जब वो सेटल करेगा तो फ्लैजिलेटेड सेल अंदर चला जाएगा और अंदर का पिनेकोसाइट्स बाहर चला जाएगा। एक तरह से ये इन्वर्सन की तरह की घटना हो गई। अब अंतिम है रैगॉन टाइप। तो स्पॉन्जुला में ऐसा बनता है, स्पॉन्जिला फ्रेश वाटर में मिलता है। इसमें रैगॉन टाइप का एक लार्वल स्टेज मिलता है। आपने पहले कैनाल सिस्टम में पढ़ा कि रैगॉन टाइप का जो होता है वो देखने में लगता है पिरामिडल शेप का, जिसका बेसल पार्ट हाइपोस्फेयर और ऊपर का स्पॉन्जोस्फेयर कहलाता है। उसके ऊपर एक नैरो ओस्कुलम पाया जाता है। देयर आर फ्लैजिलेटेड चैम्बर्स which open to the outside by ostia and into the spongosil by apopyle। यहाँ पर अंदर के तरफ से दीवार में बहुत सारे फ्लैजिलेटेड चैम्बर बनते हैं जो अंदर का एक वाइड ओपनिंग एपोपाइल से स्पॉन्जोसिल से सीधे सीधे कन्फ्लुएंट रहता है, संपर्क में रहता है। और बाहर की ओर हर फ्लैजिलेटेड चैम्बर में ओस्टिया का निर्माण होता है जिससे ये आउटसाइड की ओर खुलते हैं। तो ओस्टिया होकर एपोपाइल ओस्टिया होकर पानी अंदर आता है फ्लैजिलेटेड चैम्बर में और वहाँ से एपोपाइल होते हुए ये सीधे पहुँच जाता है स्पॉन्जोसिल में। तो इस तरह 2-3 क्लासेज में अलग अलग तरीके से थोड़ा थोड़ा अंतर के साथ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दिखाई पड़ता है, लेकिन बेसिकली इनमें एम्फीब्लास्टुला लार्वा और प्लेनुला लार्वा का निर्माण होता है। तो इस तरह आपने समझा कि इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोनों हो सकता है, इसलिए इसका सर्वाइवल बहुत आसान है। थैंक यू वेरी मच।